अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमरेबल सेट को, इसका पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में हमने चीज़ें कवर करने की कोशिश की, लेकिन एंड पे मुझे कोई काम यानी कि रिसोर्सेज का ज़रा इशू, तो इस बिना पे वीडियो जो है वो पहले पार्ट पे ख़त्म करनी पड़ी थी। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट लाजमी देखें, उसके बाद ही पार्ट नंबर 2 पे आइएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम क्या कहता है एनी सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज डीन्यूमरेबल। कहता है कोई भी सीक्वेंस ले लें जिसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो, वो क्या होंगे, डीन्यूमरेबल होंगे। अब डीन्यूमरेबल क्या होता था, डिटेल से हम डिस्कस करके आए हुए थे कि अगर कोई सेट डी जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ जाए तो हम उसको कहते हैं वो डीन्यूमरेबल है। अच्छा, फिर हमने कहा था ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ से ये चीज़ भी बनाई जा सकती है, ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ भी बनाई जा सकती है। तो आप ये वाली चीज़ साबित कर दें या ये वाली चीज़ साबित कर दें तो सेट डी जो है वो डी न्यूमरेबल साबित हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के हम सीक्वेंस लेंगे। तो मैंने एक सीक्वेंस ले ली ए एन, ये हमने सीक्वेंस ले ली एक, इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, ए वन हो गया, ए टू हो गया, सो ऑन, ये चीज़ चलती गई, ठीक है। ए थ्री भी लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये मैंने एक सीक्वेंस ले ली। अब मैं देखता हूँ कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ इसकी वन वन कोरिस्पोंडेंस बनती है कि नहीं। तो अगर आप देखें तो ये वन वन कोरिस्पोंडेंस इस तरह बन जाएगी, ठीक है, यानी कि ये देखें वन वन कोरिस्पोंडेंस। इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, इसके लिए फार्मूला मैं लिख देता हूँ ए एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं, इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, मैं कहूँगा कि एक हमारे पास फंक्शन हो जाएगा जो कि इस सीक्वेंस से यानी कि यहाँ से लेके कहाँ तक डिफाइन होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक, ठीक है। तो यहाँ से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक डिफाइन है। अब एफ के अंदर क्या रखूंगा, एफ के अंदर ये वाले एलिमेंट्स रखूंगा, ठीक है, एफ के अंदर ये वाले एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे कह दूंगा एफ के अंदर ए एन वाले एलिमेंट रखूँ तो एन आंसर आता है, यानी कि ए वन रखूंगा, यानी कि ए वन रखूंगा तो ये वाला आंसर आएगा, यानी कि वन आंसर आ जाएगा। ए टू किस पे मैप कर देगा, टू पे मैप कर देगा। ए थ्री किस पे मैप कर देगा, थ्री पे मैप कर देगा। तो यानी कि सिंपल आपको बताऊं तो ये मुझे एक फार्मूला मिल गया जो कि इस वाले सेट को इस वाले सेट पे मैप करवाता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को मैं साबित करने लगा हूँ कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव के लिए आपको पता है वन वन और ऑन टू साबित करते हैं। तो वन वन ऑन टू की हमने बहुत सी एग्जांपल्स की हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको प्रूव कर दूंगा वन वन। तो सबसे पहले देखें, हम इसको वन वन प्रूव करने लगे हैं। क्या प्रूव करने लगे हैं, वन वन। इसको हम वन वन प्रूव करने लगे हैं। तो वन वन के लिए आपको पता है कैसे प्रूव करते हैं कि हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज ले लेंगे, एन वन और एन टू वैल्यू ले लें। यहाँ पे उन्होंने ए एन ए एम लिया है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, एन वन और एन टू ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि देखें ये फंक्शन डिफाइन है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन है। आपको पता है वन वन के लिए इसके एलिमेंट लेते हैं, तो इसके दो एलिमेंट ले लेंगे। मैं कहूँगा फार एनी ए एन वन और ए एन टू बिलोंग्स टू कहाँ से, ये पहले वाले सेट से, ठीक है। तो ये कर लिया। फिर हम क्या करते होते हैं, फिर हम लेट करते होते हैं, एफ के अंदर ये दोनों वैल्यूज रख देते होते हैं। तो ए एन वन और ए एन टू, एफ के अंदर ये दोनों वैल्यूज रख के हमने इनको इक्वल लिख दिया। अब ये देखें, जब मैं यहाँ पे एन वन रखूंगा तो ये एन वन आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे एन टू रखूंगा तो यहाँ भी एन टू आ जाएगा, यानी कि इस वाले का आंसर क्या आ गया, इस वाले का आंसर आ जाएगा ए एन वन और इस वाले का आंसर आ जाएगा ए एन टू। तो देखें अगर ये दोनों चीज़ें आपस में बल्कि ए वाला नहीं आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखें इसका आंसर आएगा एन वन, क्या आएगा एन वन। और इस वाले का आंसर क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पे एन टू रख दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा एन टू। तो ये मेरे बच्चों आ गया एन टू आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं ए एन वन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन वन की जगह पे मैं एन टू रख सकता हूँ क्योंकि ये हमें साबित हो गया। तो ये ए एन टू आ गया। तो अगर आप देखें ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ गए जो कि हमने स्टार्टिंग पे लिए थे। तो ये फंक्शन हमारे पास वन वन हो गया। ऑन टू के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, देखें ये हमारे पास फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हम इसको लेते हैं। तो हम कहेंगे कि फार आल, इसके अंदर कौन सी एलिमेंट है, एन वाले। तो हम कहेंगे फार आल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट ए एन, यानी कि ए एन एग्जिस्ट करेंगे सच डैट ये भी लिख दूँ ना, ए एन कहाँ से बिलोंग करेगा। तो ए एन बिलोंग करेगा कहाँ से, ए एन बिलोंग करेगा इस सीक्वेंस में से, सच डैट कि ये वाला फार्मूला। तो ऑन टू के लिए भी ये क्राइटेरिया हो गया। आप लिख देंगे आगे कि एफ इज़ ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। तो अब फंक्शन हमारे पास यहाँ पे वन वन हो गया था, ये ऑन टू हो गया था। आगे आप लिख देंगे कि ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, इज बाइजेक्टिव।
अगर कोई फंक्शन हमें बाइजेक्टिव मिल जाए तो जिन दो सेटों के दरमियान बाइजेक्टिव फंक्शन मिला है वो आपस में इक्विवेलेंस हो जाते हैं। तो ये इक्विवेलेंस हो गया इसके। अब कोई भी सेट जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ गया है वो डी न्यूमरेबल कहलाएगा। तो ये वाला सेट डी न्यूमरेबल कहलाएगा। और ये क्या था, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, वो क्या हो गया, डी न्यूमरेबल साबित हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि आगे मैं कोई प्रूफ इस तरह भी किया करूंगा कि अगर किसी चीज़ को हमने डी न्यूमरेबल साबित करवाना है तो उसको मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सीक्वेंस साबित करवा दूंगा, ठीक है। नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट साबित करवाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या किया करूंगा, मैं इसको सीक्वेंस साबित करवा दिया करूंगा। अगर वो सीक्वेंस साबित हो गया तो हम कहेंगे कि वो डी न्यूमरेबल है, ठीक हो गया। क्योंकि हमें पता है कि सीक्वेंस जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की वो डी न्यूमरेबल बन गई है। तो चलें जी नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। कहता है एवरी इनफिनिट सेट कंटेन्स अ सबसेट विच इज डी न्यूमरेबल। कहता है कि कोई भी इनफिनिट सेट ले आप, कोई भी इनफिनिट सेट ले आप, उस इनफिनिट सेट के अंदर एक ऐसा सबसेट लाजमी आता होगा जो डी न्यूमरेबल है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, ए एक सेट ले लिया जो कि क्या है, इनफिनिट सेट है। ए हमने क्या ले लिया, एक इनफिनिट सेट ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसमें से एक एलिमेंट ले लेता हूँ। मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया, ए वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए वन बिलोंग्स टू ए। अब अगर आप देखें तो ए वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अगर मैं ये वाला एलिमेंट इस सेट में से निकाल दूँ, यानी कि ए एक इन्फिनिट सेट था, ए में से मैंने इस एलिमेंट को निकाल दिया है, ए में से इस एलिमेंट को निकाल दिया है। अब ये फाई आ भी सकता है, यानी कि देखें ना कि एक सेट में से एलिमेंट निकाल दें तो वो फाई आ भी सकता है और फाई नहीं भी आ सकता, ठीक है। वो फाई आ भी सकता है और फाई नहीं भी आ सकता, ठीक है। फाई नहीं भी आ सकता, यहाँ पे लिख देता हूँ डज नॉट इक्वल टू फाई। फाई भी आ सकता है, फाई भी नहीं भी। अगर तो ये फाई आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट में एक ही एलिमेंट था जिसको मैंने निकाल दिया और वो फाइव बन गया। देखे ना एक सेट के अंदर वन एलिमेंट है, वन वाला एलिमेंट, इसको निकाल दूंगा तो फिर ही फाइव बनेगा ना। एक के अंदर वन टू एलिमेंट है तो ये दोनों निकालूंगा तो फाइव बनेगा। अगर एक एलिमेंट निकालने से वो फाइव बन गया तो इसका मतलब है कि ये सिंगलटन सेट था, यानी कि इसमें एक ही एलिमेंट था, तो ये तो फिर फानाइट बन गया। तो ये लिखा हुआ है कि अगर हमने एक एलिमेंट निकाल दिया इसमें से, ठीक है, अगर हमने निकाल दिया एक एलिमेंट इसमें से, देन ये हमारे पास क्या बन गया, ये ए फानाइट बन गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये तो इन्फिनिट सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट निकालने से ये फाई नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है। अब इसी तरह एक और एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, ए टू बिलोंग्स टू ए ले लेता हूँ, एक और एलिमेंट ले लिया। अब ये भी एक इन्फिनिट सेट है। जिस तरह इस इन्फिनिट सेट में से एक एलिमेंट निकाला था तो ये डज नॉट इक्वल टू फाइव आया, बिल्कुल इसी तरह इस इन्फिनिट सेट में से भी, इस इन्फिनिट सेट में से भी एक और एलिमेंट निकाल दिया मैंने, ए टू वाला भी, ये भी नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। इसी तरह इससे भी अगर मैं एक और एलिमेंट निकाल दूंगा, यानी कि इस इन्फिनिट सेट में से एक और एलिमेंट निकाल दूंगा तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास डज नॉट इक्वल टू फाइव। और सो ऑन, ये चीज़ चलती गई और कहाँ तक जाएगी, एन तक चले गई, ठीक है। कहाँ तक चलेगी, एन एलिमेंट्स निकाल दिए तो ये भी डज नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। और सो ऑन ये चीज़ चलती गई। अब मैं इस सेट को लेने लगा हूँ, ये वाले सेट को, ठीक है, ये वाले सेट को अब मैं लेने लगा हूँ। कौन से, ये वाले सेट को। ये जो हमारे पास सेट आया है ना, यानी कि ये जो सेट आ रहा है, ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री वाला, ये वाला जो सेट आ रहा है, इस सेट को मैं नाम दूंगा। अब ये देखिए, ये क्या था, ए वन, ये क्या था, सबसेट था ए का, ये क्या था, सबसेट था ए का, ये क्या था, सबसेट था, ये क्या था, ए का सबसेट था। सो ऑन चलता गया, आगे जाके मुझे एक सेट मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये सो ऑन चलता जा रहा है ये। अब ये सेट क्या है, सबसेट ऑफ ए है, सबसेट ऑफ ए है, ए का सबसेट है। और ये डी न्यूमरेबल होगा। कैसे डी न्यूमरेबल होगा, ये ऊपर अब ये भी हम साबित करके आए, ठीक है। आप ये वाला प्रूव कर लीजिएगा इसके आगे, ठीक है। तो बाकी ये इसको भी थोड़ा सा देख लें, ये वाली चीज़, ठीक हो गया। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। इसको उन्होंने सेट बी का नाम दे दिया ना, चलेंगे आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आता है कि अगर a1 a2 a3 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट डिन्यूमरेबल सेट्स देन यूनियन इज डिन्यूमरेबल। कहता है कि a1 a2 a3 सो ऑन क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट डिन्यूमरेबल सेट्स, डिन्यूमरेबल सेट्स हैं। तो हमने साबित करना है कि इनका यूनियन जो है ना ए आई, यानी कि आई वन से लेके इन्फिनिट, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट्स हैं, ये भी क्या होगा, ये भी डी न्यूमरेबल होगा, ये भी क्या होगा, डी न्यूमरेबल होगा। अच्छा बच्चों देखें, गौर करें, ये क्या है,
डी न्यूमरेबल सेट्स हैं, डी न्यूमरेबल सेट्स हैं तो इसका मतलब ए के एलिमेंट को इस तरह लिखा जा सकता है A1 A2 A3 सोन, क्योंकि डी न्यूमरेबल है तो इस तरह डी न्यूमरेबल होता है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। अब इसके लिए मैं लिख दूंगा क्या, B1 B2 B3 सोन। अब देखें इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा, C1 C2 C3, यानी कि इस तरह लिख दूंगा। लेकिन बच्चों ये मेरे पास ABC ख़त्म हो जाती है, क्या हो जाती है, ABC ख़त्म हो जाती है। 26 से 27 के लिए तो मैं जी तक लिख लूँगा, G1 G2 G3, लेकिन 28वें वाले वास्ते या 29वें वाले वास्ते मुझे मेरे पास ABC ख़त्म हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, इनके नामों को ना मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लेता हूँ, यानी कि नाम इस तरह के नहीं, मैं दूसरी तरह के नाम ले लेता हूँ। अब इस तरह के नाम क्यों लिए मैंने आपको ज़रूरत भी बता दी कि इस तरह के नाम हम क्यों लेंगे, ठीक है। तो मैं इसके एलिमेंट्स के नाम ले लेता हूँ A11 A12 A13 सो ऑन। और इस सेट के एलिमेंट्स में ले लेता हूँ क्या, A21, ठीक है, A22 और A23। ये पहला पहला एलिमेंट ज़ाहिर करेगा सेट कौन सा है, और दूसरा एलिमेंट वैसे वो ज़ाहिर करेगा डी न्यूमरेबल को, ठीक है। ये A31 A32 और इसी तरह, यानी कि आप इन्फिनिट सेट के लिए n वाले के लिए क्या आ जाएगा, AN वाले के लिए क्या आ जाएगा AN1 AN2 AN3 और सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह आगे भी ये चीज़ बढ़ती जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी यूनियन मैंने लेनी है, तो इनकी यूनियन लेनी है I1 से इन्फिनिटी AI, इनकी अगर मैं यूनियन लूँगा तो ये यूनियन में सभी आ जाएंगे। अच्छा मज़े की बात यह है, क्या है, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, इसका मतलब है कि इनमें कॉमन कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब यूनियन लेंगे तो वो वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक एक दफ़ा सारी चीज़ आ जाएगी। तो A11, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, A12 A13, ये पहले सेट के सारे एलिमेंट आ गए। यूनियन में दूसरे सेट के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, A21 A22 A23 और ये वाले आ गए। इसमें आ जाएगा A31 A32 A33 और सो ऑन। और आगे नीचे बढ़ते हुए AN1 AN2 और AN3, ठीक है, सो ऑन। और ये नीचे भी चीज़ बढ़ती गई, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास यूनियन आ गया। अब ये हमारे पास यूनियन आ गया है। अब देखें, अब हम एक फंक्शन डिफाइन करवाने लगे हैं, क्या डिफाइन करवाने लगे हैं, एक फंक्शन डिफाइन करवाने लगे हैं, जो कि क्या होगा, जो कि यूनियन से लेके I1 से लेके इन्फिनिटी AI, यानी कि इस वाले सेट से लेके इस वाले सेट से लेके इस वाले सेट से लेके n क्रॉस n तक होगा। कहाँ तक होगा, n क्रॉस n तक होगा। n क्रॉस n किसके इक्वल होता है, n क्रॉस n किसके इक्वल होता है, n क्रॉस n की अगर बात करें ना, तो आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल होता है किसके, 1 2 3 सोन इसके। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है, 1 2 3 सोन इसके। तो n क्रॉस n क्या बनेगा, 1 1, ठीक है, यानी कि 1 1। और फिर क्या बन जाएगा 1 2, तो 1 2। फिर क्या बनेगा 1 3, तो ये बन जाएगा 1 3 और सोन, ये चीज़ इसी तरह। नेक्स्ट फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, इसी तरह चल जाएगा 2 1, ठीक है, 2 3 2 2 और 2 3, और इसी तरह सोन, इसी तरह 3 वाले के साथ 3 1 3 2 3 3 और सोन, ये चीज़ चलती जाएगी। और नीचे को सोन, इसी तरह n वाला एलिमेंट भी आएगा, n 1 n 2 n 3, यानी कि ये सोन चीज़ चलती गई। अब देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइन करवाया है, कैसे डिफाइन करवाऊंगा कि f के अंदर जब मैं एलिमेंट रखूंगा, f के अंदर जब मैं एलिमेंट रखूंगा, किसका एलिमेंट रखूंगा, इस वाले का एलिमेंट। तो इसके अंदर कौन सी एलिमेंट है, इसके अंदर ए आई जे वाले एलिमेंट है। तो मैं कहूँगा जब इसके अंदर मैं ए आई जे वाले एलिमेंट रखूंगा तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा। और इसके अंदर क्या एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एलिमेंट है, तो मैं कहूँगा इसका आंसर आई कोमा जे आएगा, ठीक है। इस फंक्शन को आप बाइजेक्टिव साबित करवा दें। और ये कैसी मैपिंग होगी, इसका पहला एलिमेंट इस पे मैप करेगा, ये वाला एलिमेंट इस पे मैप करेगा। तो ये देखिए 1 1 कोरेस्पोंडेंस हमें मिल रही है, ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट फिर इस पे मैप करेगा। तो ये देखें ना 1 1 कोरेस्पोंडेंस हमें मिल रही है इस तरह, ठीक है। तो ये यानी कि इसके साथ ना आप इसको बाइजेक्टिव प्रूव कर लें। कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अब आप क्या कर लें, आप 1 1 के लिए 1 1 में करवा देता हूँ। 1 1 के लिए आप क्या करें, 1 1 के लिए आपको पता है पहले सेट से 2 एलिमेंट लेने होते हैं। तो आप कहें कि हमने AI1 और J1 ले लिया और AI2 और J2 ले लिया, ठीक है। और 2 जो है वो I के थोड़ा सा नीचे हमने लगाना है, ठीक है। ये हमने एलिमेंट ले लिए कहाँ से, यूनियन वाले सेट से ले लिए, ठीक है। फिर आप F के अंदर ये दोनों एलिमेंट्स रखेंगे। जब ये दोनों एलिमेंट्स रखेंगे तो इसको पुट करने पे हमारे पास I1 और J1 आ जाएगा, आंसर I1 और J1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है, I1 कोमा J1 वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। और इस वाले को रखने पे हमारे पास I2 और J2 वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब यहाँ कंपेयर करने पे ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल आ गया, यानी कि I1 इक्वल आ गया I2 के और J1 इक्वल आ गया J2 के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें
तो अगर मैं यहाँ पे ए आई वन जे वन की बात करूँ तो आई वन की जगह आई टू लिख सकता हूँ, ए आई टू आ गया क्योंकि ये आई वन है आई टू। इसी तरह जे वन की जगह पे जे टू लिख सकता हूँ, तो ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ गए, ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल आ गए हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन वन वन बन गया। और ऑन टू के लिए सिर्फ आप ये लिख दे फॉर ऑल, ऑन टू के लिए इसके एलिमेंट लेते हैं तो आप लिखेंगे फॉर ऑल आई कोमा जे बिलोंग्स टू सेट ऑफ एन क्रॉस एन के लिए देयर एग्जिस्ट हमारे पास ए आई जे बिलोंग करेगा कहाँ से, इसमें से एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अब सच डैट ये पूरा आपने लिखना है यूनियन वाला। ठीक है, सच डैट के एफ ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू आई कोमा जे, फंक्शन ऑन टू भी हो गया, ये वन वन था ये ऑन टू था, फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव हो गया, फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्विवेलेंस होंगे, आई वन से इन्फिनिटी ए आई, और ये इक्विवेलेंस आ गया एन क्रॉस एन के। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एन क्रॉस एन जो है ना, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन जो है ये इक्विवेलेंस होता है नेचुरल नंबर्स के, कल के लेक्चर में हम डिस्कस करके आए थे। ठीक है, एन क्रॉस एन जो है वो इक्विवेलेंस होता है नेचुरल नंबर के। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज करने लगा हूँ, ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस, इसका मतलब ये चीज़ इसके इक्विवेलेंस हो गई, ये चीज़ क्या हो गई इसके इक्विवेलेंस हो गई। अब ये इसके इक्विवेलेंस हो गई तो जो चीज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस हो जाए वो डी न्यूमरेबल होती है, यानी कि ये फिर डी न्यूमरेबल हो गया। ठीक है, और यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ये क्या है डी न्यूमरेबल है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे वाला छोटा सा प्रूव है, ये मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ, सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ से ही समझा देता हूँ इस चीज़ को। इसको ना जूम करके, एक मिनट, जूम होता है कि नहीं, होगा 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 होगा, हो गया। चलें, इसमें क्या है, कहते हैं प्रूव डैट, प्रूव करना है काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल। प्रूव करना है कि काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट्स इज काउंटेबल, यानी कि फाइनाइट सेट है, क्या है फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है उनका काउंटेबल यूनियन ले। काउंटेबल यूनियन का मतलब देखिए फाइनाइट सेट है, मैं आपको बताता हूँ, फाइनाइट सेट्स हैं, इनका हमने क्या लेना है, इनका हमने यूनियन लेना है, और ये यूनियन कैसा होना चाहिए काउंटेबल यूनियन। चार्जिंग लगा दे, बैटरी 3% हो काला पे आया। काउंटेबल यूनियन हमने इनका लेना है, क्या लेना है काउंटेबल यूनियन, हम इसका लेंगे। काउंटेबल यूनियन का मतलब क्या है, या तो फाइनाइट होगा यूनियन, या तो कंटेबली फाइनाइट इन्फिनिट होगा, कंटेबली इन्फिनिट होगा। ठीक है, और कहते हैं इस पे जो आंसर आएगा ना इस वाले यूनियन का, वो भी हमारे पास काउंटेबल होगा। ठीक है, यानी कि मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया है फनाइट सेट है, फनाइट सेट है, यानी कि मैं फनाइट फनाइट सेट फनाइट होंगे या फनाइट सेट काउंटेबल इन्फिनिट होंगे। देखिए ना मैं आपको बताता हूँ, ए वन ए टू ए थ्री, ये मैंने 3 सेट ले लिए, और 3 सेट क्या हैं, ये तीनों सेट फनाइट है, ये एक फनाइट है, ये फनाइट है, ये भी फनाइट है, तो मैं कहूँगा ये क्या आ गया है, और ये 3 सेट भी क्या है फनाइट है। अगर आप देखें तो हर एक सेट फनाइट है, और इनकी तादाद कितनी है 3 है, तो 3 भी एक फाइनाइट नंबर है, यानी कि ये हर एक सेट फाइनाइट है, और कितने सेट है ये भी फाइनाइट है। अगर मैं कहता A1 A2 A3 और सोन, ये चीज़ चलती जा रही है। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सारे फाइनाइट है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये इन्फिनिट है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या था, हर एक सेट फाइनाइट है और इनकी तादाद भी फाइनाइट है। यहाँ पे क्या है, हर एक सेट जो है वो फाइनाइट है, लेकिन इनकी तादाद इन्फिनिट है। तो ये कहा गया है कि फाइनाइट सेट जो है, फाइनाइट सेट उनका काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल में ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, पता है ना, काउंटेबल में फाइनाइट वाला केस भी और इन्फिनिट काउंटेबल वाला भी। तो ये लिखा हुआ है फाइनाइट सेट है, और वो फाइनाइट यानी कि इनकी तादाद फाइनाइट भी हो सकती है, काउंटेबली इन्फिनिट भी हो सकती है। यानी कि अगर अनगिनत, यानी कि ये इन्फिनिट सेट्स की, यानी कि इन्फिनिट तादाद में हो या फाइनाइट तादाद में हो, अगर ये वाले सेट है तो इनका जो यूनियन लेंगे वो काउंटेबल आएगा, यानी कि फाइनाइट आएगा या इन्फिनिट आएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अब इनका यूनियन अगर आप लेंगे तो क्या आएगा, यूनियन फाइनाइट सेट्स का यूनिट फाइनाइट, अब देखिए ना मैं आपको पहले ये थ्योरम समझा दूँ क्या है। फाइनाइट सेट्स का यूनियन जो है ना वो फाइनाइट भी आता है और इन्फिनिट भी आता है। फाइनाइट कब आएगा, अगर ये तादाद में फाइनाइट हो, अगर 10 सेट फाइनाइट है तो उनका यूनियन भी, उनमें 10 सेट्स के एलिमेंट। लेकिन अगर इन्फिनिट सेट्स हैं, यानी कि बेतहाशा सेट्स हैं, सेट हर एक सेट फाइनाइट है, यानी कि देखिए अगर मैं आपसे कहूँ A1 यूनियन A2 क्या आंसर आएगा, तो आप पहले देखें कि ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है, और फिर आप देखेंगे इनकी कलेक्शन कितनी है, कलेक्शन भी एक फाइनाइट है, तो इसका मतलब इसका आंसर एक फाइनाइट ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ A1 यूनियन A2 यूनियन
चलता जा रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर A1 A2 ये भी चलता जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये सेट तो फाइनाइट थे, लेकिन इनकी कलेक्शन इन्फिनिट होने की वजह से एक इन्फिनिट सेट आया। तो ये बात यहाँ पे काउंटेबल का मतलब है कि ये फाइनाइट भी हो सकते हैं और इन्फिनिट भी। और इसका मतलब क्या है? ये फाइनाइट भी हो सकते हैं और इन्फिनिट भी। यानी कि जब फाइनाइट सेट की कलेक्शन फाइनाइट होगी तो ये फाइनाइट आएगा। फाइनाइट सेट्स की कलेक्शन अगर इन्फिनिट होगी तो वो हमारे पास इन्फिनिट आएगा। और दोनों केसेस कवर हो रहे हैं तो इसको काउंटेबल का नाम देते हैं। अब इस प्रूफ को लेकर चलिएगा। ठीक है, तो प्रूफ मैं आप पे छोड़ देता हूँ, बल्कि मैं थोड़ा सा करवा ही देता हूँ। क्या किया गया है? कहता है लेट, हमने एक सेट ऐसा ले लिया जिसके अंदर ये तमाम सेट्स रख दिए। ठीक है, विद कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स। फिर क्या किया गया, यानी कि ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, कर लें, इजी ही है। उन्होंने क्या किया है? सिंपल ये वाले इस तरह उनको लिख लिया है। और जैसे अभी अभी मैं पीछे आपको प्रूव करवा के आया कि फिर ये वाला जो है यूनियन, वो हमारे पास ये 1 1 से 1 2 से, यानी कि फाइनाइट सेट ले लिए हैं। पीछे वाले में इन्फिनिट सेट थे ना, यानी कि पीछे वाले में ये चीज़ चलती जा रही थी, अब ये चलती नहीं जा रही, यहाँ पे रुक गई है। तो ये इसके साथ भी नेचुरल नंबर की कोरिस्पोंडेंस मिल जाएगी, इसके साथ भी नेचुरल नंबर की कोरिस्पोंडेंस मिल जाएगी, ये चीज़ चलती जा रही है। लेकिन इसके साथ भी डी न्यूमरेबल, इसके साथ भी डी न्यूमरेबल, इसके साथ भी डी न्यूमरेबल नहीं बल्कि नेचुरल नंबर की, यानी कि कोरिस्पोंडेंस मिल जाएगी। जैसे पहला नेचुरल नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके साथ भी नेचुरल नंबर की कोरिस्पोंडेंस मिल जाएगी। तो ये हमारे पास, यानी कि ये एक सीक्वेंस को ज़ाहिर करेगा, तो डी न्यूमरेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे हम प्रूव करते हैं कि 0,1 इज नॉट डी न्यूमरेबल। ये डी न्यूमरेबल नहीं है। इसको समझिएगा, इसको करने के बहुत से तरीके हैं, एक और तरीका भी है। दो तरीके शायद और हैं, तो मैं आपको यही चीज़ें करवाऊंगा जो कि बुक के ऊपर लिखी हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहते प्रूव दैट द यूनियन इंटरवल 0,1 इज डी नॉट डी न्यूमरेबल। ये डी न्यूमरेबल नहीं है। जो डी न्यूमरेबल ना हो उसको अनकाउंटेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम साबित करते हैं। कहता है सपोज ऑन कंट्रेरी, कंट्रेरी पे हमने सपोज कर लिया कि ये डी न्यूमरेबल, यानी कि इसको तसव्वुर कर लिया डी न्यूमरेबल। अगर डी न्यूमरेबल है, आपको पता है 1 2 3 के इस तरह फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने 0,1 को इस तरह लिख दिया है। अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया 0,1 के ना, 0,1 आप ले लें, 0,1 यहाँ पे अगर मैं कहूँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके हम तीन हिस्से करने लगे हैं। तीन हिस्से करने के लिए हमें ना दो लाइनें लगानी पड़ेंगी। एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी, एक मैंने यहाँ पे लगा दी। अब ये कहाँ पे हो जाएगा? ये 1/3 हो गया। ये क्या होगा? ये 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये 3/3 है। और ये क्या है? 0/3 है। यानी कि ये 1/3 आ गया हमारे पास, ये 2/3 और ये 1 बन गया। ठीक है, ये देखे ना, ये क्या बन गया? 0 1/3 2/3 और 1 बन गया। ठीक है, यानी कि इसके तीन हिस्से हो गए। पहला हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला और तीसरा हिस्सा ये, तीन हिस्से बन गए। अब इसका इंटरवल हमने बना लिया, यानी कि जीरो से एक हिस्सा ये आ गया, दूसरा हिस्सा ये वाला आ गया और तीसरा हिस्सा ये वाला आ गया। और हर एक की लेंथ, यानी कि बराबर हिस्से की है, हर एक की लेंथ 1/3 होगी। यानी कि आप 1/3 में से 0 माइनस करें, 1/3। फाइनल माइनस इनिशियल, 2/3 में से 1/3 माइनस करें, 1/3 आ जाएगी। 1 में से 2/3 माइनस करें तो ये भी 1/3 आएगा। यानी कि हर एक की लेंथ जैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लेंथ 1/3 आ गई। अब हमने क्या किया? अगर आप देखें ना, तो ये तीन इंटरवल है। आप कोई भी पॉइंट ले लेना, कोई भी एक पॉइंट जो कि 0,1 से एग्जिस्ट करता है, कोई भी एक पॉइंट ले, ये क्या करेगा? ये एक इंटरवल से भी बिलोंग कर सकता है और दो में से बिलोंग कर सकता है। अगर तो ये इंटरवल में से कोई चीज़ आती है तो भाई एक इंटरवल में, यानी कि अगर इसमें से हुआ तो सिर्फ एक में, अगर इसमें से वो पॉइंट हुआ तो एक इंटरवल में लाया करेगा, अगर इसमें से हुआ तो एक इंटरवल में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये x1 2/3 है, तो अगर आप देखें तो ये एंड पॉइंट अगर मैं लूँ तो फिर ये दो दो इंटरवल से लाया करेगा, इससे भी लाया कर गया, इससे भी लाया कर गया। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट इसमें भी है, एंड पॉइंट इसमें भी है। तो अगर तो ये एंड पॉइंट हुआ फिर दो इंटरवल में से, और अगर ये एंड पॉइंट ना हुआ तो एक इंटरवल में से। अच्छा, हम दो वाला केस ले लेते हैं। अब यहां से मैं क्या कहूंगा कि एक पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो में से बिलोंग कर सकता है और कम से कम एक में से। ठीक है, यानी कि अगर मैं पॉइंट लूंगा ना तो वो ज्यादा से ज्यादा दो में से ही बिलोंग कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा दो में से, इसका मतलब जब दो में से बिलोंग करेगा तो तीसरे से बिलोंग नहीं करेगा। यानी कि कोई भी पॉइंट ले लें, वो वो अगर दो से भी बिलोंग कर गया तो तीसरे से तो लाजमी बिलोंग नहीं करता होगा। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2/3 ले ली है ना, तो ये 2/3 इससे भी लाई कर गया, इसमें भी लाई गया, लेकिन एक इंटरवल हमें ऐसा मिल गया जिससे वो बिलोंग नहीं करता। तो कहा है कि हमें एक ऐसा इंटरवल बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, यानी कि तीसरा एक ऐसा इंटरवल होगा जिसमें से वो बिलोंग ना करता हो, और उसको हमने लेट कर लिया कि वो A1 B1 है। यानी कि जैसे अगर मैंने x की वैल्यू ये ली है, तो 0,13 एक ऐसा इंटरवल बिलोंग कर गया कि x इसमें से बिलोंग नहीं करता, तो इस इंटरवल को मैंने A1 B1 का नाम दे दिया। यानी कि इस इंटरवल की आप बात कर लें। ठीक है, यानी कि इसको A1 B1 कह दें। अब फिर क्या करेंगे हम?
इसकी मजीद 3 हिस्से करेंगे, यानी कि इस 0/, इसके मजीद 3 हिस्से कर दें। तो इसके 3 हिस्से कैसे करेंगे, यानी कि अब ये 0 और 1/3 का इंटरवल था, इसके 3 हिस्से करने हैं तो हम क्या करेंगे, 2 लाइनें लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 लाइनें लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखें 3 हिस्से करने हैं तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1/9। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दे 1/3 का दूसरा वाला हिस्सा और 1/3 का तीसरे वाला हिस्सा, यानी कि पहले वाला हिस्सा, और ये है दूसरे हिस्से वाला। और इसको हम यानी कि ये बन जाएगा 0, 1/3, 1/3 का तीसरा हिस्सा। ठीक है, 1/3 का तीसरा हिस्सा। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, यानी कि 1 मिनट में आपको निकालना दिखाता हूँ। ये 1/3 है, ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा कितना, यानी कि हमने 3 हिस्से किए हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, यानी कि ये फिर हमारे पास कितना बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा, ये 2/9 बन जाएगा, ये 3/9 बन जाएगा, जो कि 1/3 के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखी है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी लेंथ का बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि ये 0 बन गया, ये 1/9 बन गया, ये 2/9 बन गया, और ये 3/9 जो कि 1/3 के बन गया। यानी कि फिर ये वाले 3 इंटरवल्स आ गए, 0 से 1/9। ठीक है, और फिर आ गया 2/9 से लेके 1/9 से 2/9। ठीक है, 1/9 से फिर 2/9, और फिर 2/9 से आगे 3/9 जो कि 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये 3 इंटरवल्स आ गए। अब इन इन 3 इंटरवल में से यानी कि वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि किसी एक में लाइन आ करता हो। ठीक है, फिर उसके आगे 3 इंटरवल्स करेंगे। तो ये लिखा हुआ है, यानी कि कहता है कि इस इंटरवल को हमने मजीद 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया इस तरह, यानी कि इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह। ठीक है, और कहा है कि इसमें हर एक इंटरवल की लेंथ 1/9 होगी, यानी कि ये 1/9 लेंथ के हैं। ठीक है, फिर मजीद इसको मजीद एक इंटरवल सेलेक्ट करके उसके 3 मजीद हिस्से करेंगे, तो वो 1/27 लेंथ की बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सो ऑन काम चलता जाएगा। यानी कि पहले x1 बिलोंग नहीं करता था किससे, a1, b1 से। फिर हमने इसके 3 हिस्से किए, फिर हमने वहां से कहा कि एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि बिलोंग नहीं करेगा एक इंटरवल से, और इस इंटरवल को इस तरह नाम दे दिया। फिर इसके आगे 3 हिस्से किए, और फिर कहा हमने एक x3 पॉइंट होगा जो कि बिलोंग नहीं करेगा a3 b3 में से, और इसी तरह सोन ये चीज़ चलती गई। ठीक है, और अगर हम इसको i1 का नाम दे दें, इसको i2 का, इसको i3 का नाम दे दें, तो अगर आप देखें इसके 3 हिस्से किए थे उसमें से एक हिस्सा ये था, इसके 3 हिस्से किए थे उसमें से एक हिस्सा ये था। तो i1 क्या होगा, एक सुपर सेट होगा i2 का, और ये सुपर सेट होगा i2, यानी कि ये वाले नीचे वाले सबसेट बनी जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आ गई। और अगर n पे चले जाएं तो एक्स एन जो है वो डज नॉट बिलोंग करता होगा आई एन से, और आई एन इक्वल होगा ए एन बी एन। ठीक है, और ये सोन आगे भी चलता जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि ये वाली चीज़ चलती जाएगी, और आई एन जो है वो एक्स एन डज नॉट बिलोंग टू आई एन। अब सो बाय द कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम कहता है कि अगर इस तरह के इंटरवल्स हो ना, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो नॉन एम्प्टी आता है। ये कैंटर्स थ्योरम नॉन एम्प्टी आता है, इसका मतलब कि इनके यूनियन में कोई ना कोई एलिमेंट आता होगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी का कोई ना कोई एलिमेंट आता होगा, मैं उस एलिमेंट को वाई का नाम दे देता हूँ। तो मैं कहूँगा लेट कर लेता हूँ कि वाई उस नॉन एम्प्टी वाले यूनियन से, यानी कि अब ये कैसे आया, ये भाई कैंटर थ्योरम है। ठीक है, कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम है। तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम के जरिए वो नॉन एम्प्टी होगा इनका यूनियन। तो इस नॉन एम्प्टी वाले से मैं एक एलिमेंट उठा लेता हूँ वाई। क्या उठा लेता हूँ, वाई। अब मैंने वाई उठा लिया, अब मैंने वाई ले लिया है। अब वाई बिलोंग करेगा आई एन में से। अब ये देखें ना, वाई जब मैंने बिलोंग कर लिया ना इसके इंटरसेक्शन में से, तो वाई जब इसके इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी में से कोई चीज़ बिलोंग करती है ना, तो इसका मतलब है वाई इसमें से बिलोंग कर रहा है, वाई इसमें से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह वाई अगर इसमें से बिलोंग करता है, यानी कि इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वाई हर एक सेट से बिलोंग करेगा। तो ये लिखा हुआ है कि वाई हर आई लिखा हुआ है यहाँ पे, वाई हर आई 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 एन से बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे एन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो वाई हर एक आई, यानी कि आई आना था यहाँ पे, नीचे वो आई यूज़ कर रहे हैं, ऊपर एन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आई लिख लें, यानी कि वाई फिर इस सभी से बिलोंग करेगा। तो ये लिखा हुआ है कि वाई इन सभी इंटरवल से बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में आ रहा है। ठीक है, वाई इन सभी से बिलोंग कर गया। और ये सभी क्या है, i1 i2 i3 सोन क्या है, ये सारे सबसेट हैं 0,1 के, जो कि स्टार्टिंग पे हम लेके चले थे। ठीक है, 0,1 के 3 हिस्से किए थे, तो ये चीज़ बनी थी ना जिसको फिर हमने a1 b1 का नाम दिया। इसके फिर 3 हिस्से किए थे ना, a2 b2 बना था। तो फिर हमने क्या कह दिया, यानी कि हमने कह दिया कि वाई जो है वो सभी में से बिलोंग करेगा, सभी में से बिलोंग करेगा। अच्छा, वाई सभी में से बिलोंग करेगा, अब इसका मतलब क्या है कि वाई 0,1 से बिलोंग करेगा।
ठीक है, सभी में से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब y 0,1 से। लेकिन y एक ऐसा एलिमेंट होगा, यानी कि जब इस सीक्वेंस को हम चलाते गए तो यहाँ पे y को ये एलिमेंट आ रहे हैं बारी बारी, तो y किसी ना किसी xm के इक्वल होगा। ठीक है, xm के इक्वल होगा। अगर xm है तो xm बिलोंग नहीं करता होगा im से। जैसे यहाँ पे x1 इस i1 से नहीं बिलोंग करता था, x2 i2 से बिलोंग नहीं करता था, x3 i3 में i3 से बिलोंग नहीं करता था, xn in से बिलोंग नहीं करता था। इसी तरह xm y m से बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन xm y के इक्वल है, और y हमने कहा है कि सभी से बिलोंग करता है, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ऊपर हम कह रहे हैं कि y हर एक i से बिलोंग करेगा, ठीक है, हर एक इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि y डज नॉट बिलोंग्स टू आई एम। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी, कैंटर थ्योरम कहता है सभी से बिलोंग करेगा, और यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि आई एम से बिलोंग नहीं करेगा। अब सभी से बिलोंग कर भी रहा है, एक में से बिलोंग नहीं भी कर रहा, तो ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। कैंटर थ्योरम तो पीछे प्रूव है, कैंटर थ्योरम को नहीं हम गलत कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो चीज़ सपोज की है वो गलत है। ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या है, 0,1 डी न्यूमरेबल सपोज किया था, इसका मतलब ये डी न्यूमरेबल नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यानी कि ये वाली चीज़ नॉट डी न्यूमरेबल है, इसको साबित करना है। तो चले जी, ऑन कंट्रेरी मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डी न्यूमरेबल है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए कोमा बी क्या है, डी न्यूमरेबल है। अगर ये मान लिया है तो हमें पता है कि ए कोमा बी नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि डी न्यूमरेबल किसको कहते हैं, जो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस आ जाए। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस, फिर हम इसको लिख सकते हैं। अब ये देखें, हमें पता है 0,1 जो इक्विवेलेंस होता है ए कोमा बी के, मैं आप लोग को प्रूव करवा के आया, इस फार्मूला के तहत ये चीज़ होती है। ठीक है, बी माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, इस तरह फार्मूला होता है। अब यानी कि ये क्या होता है, इसके इक्विवेलेंस होता है, और अभी अभी हमने प्रूव कर दिया ये नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंस होता है, तो इसका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत ये इसके इक्विवेलेंस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो हमने प्रूव किया ये नॉन डी-न्यूमरेबल है। नॉन डी-न्यूमरेबल का मतलब ये इसके इक्विवेलेंस नहीं होता, तो ये चीज़ हमारे पास गलत आ गई। क्यों गलत आ गई? क्योंकि पीछे हमने इसको तसव्वुर किया था ये वाली चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंस नहीं है, यानी कि नॉन डी-न्यूमरेबल है, नहीं तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, या आप इसका दूसरा प्रूफ ये भी कर सकते हैं, यानी कि 0,1 जो है वो इक्विवेलेंस होता है किसके, ए कोमा बी के, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंस होता है, तो ये नॉन डी न्यूमरेबल है, इसका मतलब ये भी नॉन डी न्यूमरेबल होगा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर नॉन डी न्यूमरेबल, वही बात इसके लिए आप कर दें क्या, आप कहें कि 0,1 जो है वो इस इक्विवेलेंस होता है 0,1 के, पीछे हम ये प्रूव करके आए थे। ठीक है, और ये भी प्रूव किया था कि ये वाली चीज़ जो है वो आर रियल नंबर के इक्विवेलेंस होती है। ठीक है, आर रियल नंबर के इक्विवेलेंस होती है। अगर हम इसको डी, यानी कि अगर हम इसको डी न्यूमरेबल मान ले, इसको डी न्यूमरेबल मान ले, तो इसका मतलब नेचुरल नंबर इसके इक्विवेलेंस आ गया, और ये इक्विवेलेंस होता है इसके, हम पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ के आए थे। ठीक है, तो फिर ये फिर इसके इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ये वाली चीज़ इसके इक्विवेलेंस हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी इसके इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फिर ये वाली चीज़ जो है ये भी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, या सिंपली आप ये कह लें कि 0,1 इक्विवेलेंस होता है 0,1 के, पीछे प्रूव किया था। ये इक्विवेलेंस होता है सेट ऑफ रियल नंबर के, ये हमने प्रूव किया था। तो ये यानी कि ये चीज़ इसके इक्विवेलेंस आ गई, ये नॉन डिन्यूमरेबल है, तो ये भी नॉन डिन्यूमरेबल होगा। ठीक होगा, तो ये वाली चीज़ इन्होंने ये वाली चीज़ प्रूव किया, ये मैंने आपको पीछे करवा दी हुई है। ठीक है, आप वो जाके एग्जांपल्स देख सकते हैं दोबारा, उन्होंने यहाँ पे कोट किया tan x y वाला फंक्शन को। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं, कहता है सेट ऑफ रियल नंबर जो है, इरेशनल नंबर जो है वो इस डी न्यूमरेबल है, इसको प्रूव करना है हमें। तो ये यहाँ पे प्रूव गलत है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे गलत है। उन्होंने ये वाला फंक्शन डिफाइन करवाया है। ठीक है, देखिए ये वाला फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, और ये वाला फंक्शन यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर से, देखें उन्होंने पॉजिटिव रैशनल नंबर से n क्रॉस n पे फंक्शन डिफाइन करवाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि f के अंदर जब मैं पॉजिटिव रैशनल नंबर रखूंगा, a ओवर b रखूंगा या p ओवर q रखूंगा, तो आंसर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे, और ये नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें, यानी कि p और q आप लिख लें कहाँ से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से, या आप कह लें पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, अब ये देखें, ये यहाँ पे क्या आगे पी ओवर क्यू वाले एलिमेंट होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे पी, यानी कि यहाँ पे पी ऑर्डर कॉमा क्यू वाले एलिमेंट होंगे, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, तो अगर मैं 1/2 यहाँ पे पुट करूँ तो क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2/4 पुट करूँ तो क्या आएगा, यानी कि अगर मैं कहूँ तो इसका आंसर 2/4 आएगा। अगर मैं क्या पुट करूँ, यानी कि 3/6 पुट करूँ तो इसका क्या आंसर आएगा, 3/6। अब ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा गौर करूँगा, तो 4/2 क्या है, ये भी तो 1/2 है, ये क्या है, ये भी तो 1/2 है, तो 1/2 की ही हमें इमेज ये मिल रही है।
तो क्या ये वन, अब यानी कि ये जो मैंने तीर बनाए थे ना, ये अलग-अलग, ये अलग-अलग नहीं है, ये तीर एक से ही निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 है, तो ये हमारे पास तीर यानी कि यहाँ से निकले। तो क्या ये 1/1 रहा? ये 1/1 ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 1/1 कोरस्पोंड यानी कि वो 1/1 फंक्शन ही नहीं रहा। लेकिन उन्होंने देखे दिस इज़ 1/1, उन्होंने इसको 1/1 प्रूव किया हुआ है, पता नहीं कैसे किया हुआ है, लेकिन किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है। पहले इस पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, फिर इसको आगे लेके चलेंगे। तो क्योंकि मैं इस पीडीएफ फाइल पे रह रहा हूँ, तो इसका इसके इसके और तरीके हैं प्रूव करने के। एक सरजेक्शन वाला मेथड है, यानी कि एक दो और मेथड है इसको प्रूव करने, लेकिन यहाँ पे हम पीडीएफ की हद तक हैं, तो पीडीएफ की हद तक चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कितना रह गया? चलेंगे, थोड़ा ही रह गया है। नेक्स्ट वाला हमारा थ्योरम है, प्रूव दैट द इरेशनल नंबर्स इज नॉट डी न्यूमरेबल। हमने प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर डी न्यूमरेबल नहीं है। अगर हम देखें ना, तो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है रियल नंबर। ये क्या है? ये हमारे पास नॉन डी न्यूमरेबल है, नॉन डी न्यूमरेबल, पीछे साबित करके आए। ये क्या होता है? ये डी न्यूमरेबल होता है, पीछे साबित करके आए। अगर मैं इसको डी न्यूमरेबल कहूँगा, तो डी न्यूमरेबल और डी न्यूमरेबल का यूनियन भी डी न्यूमरेबल होता है। ये भी एक प्रूव है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने अपने दूसरे वीडियो सेशंस में करवाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डिटेल के साथ देख सकते हैं। बहुत लेंथी लेक्चर है और मज़े का है वो लेक्चर, ठीक है। अगर तो इसको मैं डी न्यूमरेबल मान लूँ, तो इनका यूनियन भी डी न्यूमरेबल आना चाहिए था, लेकिन ये नॉन डी न्यूमरेबल है। इसका मतलब इन दोनों में से एक नॉन डी न्यूमरेबल है। तो ये तो हमें पता है कि डी न्यूमरेबल है, इसको हमने प्रूव किया हुआ है, तो ये नॉन डी न्यूमरेबल हो गया, साबित हो गया। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला लास्ट वाला थ्योरम है। पहले खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको मैं समझाता हूँ। कहते हैं कि ए हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है। अनकाउंटेबल सेट का मतलब क्या है? कि वो अनकाउंटेबल सेट का मतलब क्या है? वो नॉन डी न्यूमरेबल भी लिख सकते थे, नॉन डी न्यूमरेबल। इसका मतलब, और नॉन डी न्यूमरेबल हमेशा फाइनाइट इन्फिनिट सेट होता है। फन इन्फिनिट सेट डी न्यूमरेबल भी और नॉन डी न्यूमरेबल भी हमेशा इन्फिनिट सेट होता है। तो ये लिखा हुआ है कि ये एक अनकाउंटेबल सेट है। बी एक डी न्यूमरेबल सबसेट है ए का। हमने ये भी पीछे प्रूव किया था कि हर इन्फिनिट सेट में एक डी न्यूमरेबल सेट एग्जिस्ट करता है, कंटेन होता है। तो वो हम पीछे थ्योरम करके आए अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बी क्या है? हमारे पास बी सबसेट है किसका? ए का। इक्वल तो नहीं आ सकता, ठीक है। बी यानी कि सबसेट है ए का, और ये क्या है? डी न्यूमरेबल है, और ये हमने कह दिया ये नॉन डी न्यूमरेबल हमें गिवन है। नॉन डी न्यूमरेबल है तो इसका मतलब इन्फिनिट होगा। हमने शो करना है कि अगर ए में से बी निकाल देना, ए में से बी निकाल दें, तो ये इक्विवेलेंस होगा दोबारा ए, यानी कि ए में से कोई डी न्यूमरेबल सेट निकाल देना। ए में से अगर उसका कोई सब अगर ए में से उसका कोई सबसेट डी न्यूमरेबल वाला निकाल दें, तो दोबारा वो ए के ही इक्विवेलेंस आ जाएगा। ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो इसका मतलब इसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करवाना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि हमने प्रूव करना है बाइजेक्टिव है, यानी कि यही है ना, फिर ही हमारे पास इक्विवेलेंस आता है ना। चलो ये साबित करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कह दिया? बी हमें डी न्यूमरेबल गिवन है, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे डी न्यूमरेबल है ना। अब ये देखें, लिखा हुआ है 20 अब ये देखें, अब अगर हमारे पास हाँ, ये वाली चीज़ हमने साबित करवानी है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई नॉन डी न्यूमरेबल है, यानी कि अगर कोई नॉन डी न्यूमरेबल चीज़ है, अगर उसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि आप यानी कि आप ये कह लें कि अगर ए में से हम बी को निकाल देंगे ना, तो ये भी नॉन डी न्यूमरेबल ही रहेगा। यानी कि अगर आपके पास रियल नंबर्स है ना, यानी कि मैं आपको बता दूं, रियल नंबर्स आप कह लें 0,1 है, 0,1। अगर आप इसमें से चीज़ें निकाल देंगे ना, कौन सी, ये 1/2 1/3 ये वाली चीज़ निकाल देंगे, तो फिर भी जो आंसर पीछे बचेगा ना, ये वाला पूरा, ये भी नॉन डी न्यूमरेबल ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि डी न्यूमरेबल में हम उनको लिखते हैं जो एक जैसी चीज़ें हों, और हम एक सीक्वेंस से, एक पैटर्न से उसको लिख सके, एक सीक्वेंस से। लेकिन देखें कि अगर मैं एक नॉन डी न्यूमरेबल वाले से, यानी कि ये एक नॉन डी न्यूमरेबल, अगर एक नॉन डी न्यूमरेबल वाले से एक सीक्वेंस निकाल देता हूँ, तो उसके पीछे कौन से बचेंगे? जिनकी सीक्वेंस ही नहीं है। तो जिनकी सीक्वेंस देखे ना, नॉन डी न्यूमरेबल का मतलब है कि हमें उसमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलती, ठीक है। नॉन डी न्यूमरेबल का मतलब है कि उसमें कोई भी हमें सीक्वेंस नहीं मिलती। अगर उन जिनकी सीक्वेंस नहीं मिलती, अगर उनमें से मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स निकाल दूं
और इनकी सीक्वेंस बना लूँ, यानी कि ये मैंने इसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के इनकी सीक्वेंस बना ली। बाकी जो बचेंगे वो भी इन्फिनिट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी सीक्वेंस नहीं मिल रही, यानी कि बाकी भी हमारे पास नॉन डीन्यूमरेबल ही बचेंगे। तो जब मैंने ए में से, ए जो इन्फिनिट सेट था उसमें से जो सीक्वेंस बनती थी जिनकी बी को मैंने निकाल दिया, तो ए के पीछे इन्फिनिट में ऐसे वो एलिमेंट्स बच गए जिनकी सीक्वेंस नहीं बनती, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक नॉन डीन्यूमरेबल ही होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी, यानी कि वो भी अनकाउंटेबल ही होगा। अब देखें, यानी कि आप ये देखें, अगर आप इन्फिनिट सेट में से इन्फिनिट एलिमेंट भी निकाल देना तो वो भी हमारे पास क्या होता है कि एक यानी कि समुंदर में से आप कहें कि हमने इतने ज़्यादा एलिमेंट्स निकाल दिए फिर भी वो पीछे समुंदर ही बचेगा। तो यानी कि ये भी एक इन्फिनिट सेट है, ये भी क्या है हमारे पास, एक इन्फिनिट सेट है, इन्फिनिट सेट है, इन्फिनिट सेट है। अब ये इन्फिनिट सेट है, अब ये क्या आ गया, एक इन्फिनिट सेट आ गया। और हमने कहा कि हर एक इन्फिनिट सेट जो है ना, हर एक इन्फिनिट सेट वो डीन्यूमरेबल सेट कंटेन करता है। ठीक है, पीछे हम ये आपको डिस्कस करके आए थ्योरम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक डीन्यूमरेबल सेट डी एग्जिस्ट करेगा, जिसको मैंने D1 D2 D3 का नाम दे दिया, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें, मुझे मैपिंग चाहिए थी कहाँ से, ये वाली मैपिंग ले लें या आप ये वाली मैपिंग ले लें, एक ही बात है। ये वाली मैपिंग ले लें या ये वाली, हम ये वाली मैपिंग ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से आपको पता है यहाँ से ये चीज़ बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन के तहत उस वहाँ से ये। तो मैं यहाँ पे ए सेट ले लेता हूँ, यहाँ पे ए क्रॉस बी। अच्छा, ए सेट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करने लगा हूँ, कौन कौन से। ठीक है, अब ये देखें ना, ए सेट है ना, ए सेट। तो ए में से अगर मैं बी निकाल दूंगा तो इसका मतलब एक चीज़ बी थी और एक बी निकालने के बाद जो चीज़ बची, ए को दो हिस्सों में कर लिया, एक बी और एक बी निकालने के बाद जो बची, तो इसको मैं कह देता हूँ क्या है, ये मैं कह देता हूँ बी, और इसको बी निकालने के बाद जो चीज़ ए की बची। ठीक है, यानी कि देखें ना, ये एक डब्बा है, तो अगर ये वाली चीज़ मैं कहूँ मैंने यहाँ से निकाल दी है, ठीक है, तो ये एक ये वाली चीज़ जो मैंने निकाली है और बाकी ये वाला हिस्सा। ठीक है, यानी कि इस तरह दो फिर हिस्से हो जाते हैं इतने हैं, तो ये हमारे पास दो हिस्से इस तरह होंगे। अब ये देखें, और ये वाला सेट कौन सा है, ये वाला सेट है। ठीक है, ये ए सेट था, ये वाला सेट है। ठीक है, अब ये देखें, इसको भी हमने कहा कि इसमें भी हमारे पास एक डी न्यूमरेबल डी वाला सेट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक डी वाला सेट आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, एक डी वाला। अब ये अगर इतना सा डी वाला आ रहा है, इतना सा डी वाला, तो डी के अलावा जो बचेगा मैं उसको मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ए क्रॉस बी का वो हिस्सा, ए क्रॉस बी का वो हिस्सा जो कि डी के अलावा है। तो ये एक बहुत लेंथी चीज़ बन रही है, इसको मैं नाम दे दूंगा ए स्टार का, इसको मैं नाम दे दूंगा ए स्टार का। ठीक है, इसको मैं नाम देने लगा हूँ जो बाकी बचा है ए स्टार का, ए स्टार का। यानी कि आप सिंपली ये कह लें कि ये डी वाला हिस्सा, ए क्रॉस बी का डी न्यूमरेबल सबसेट वाला हिस्सा, और इसके अलावा जो चीज़ बचती है उसको मैंने ए स्टार का नाम दिया। और अगर आप ये थोड़ा सा फोकस करें ना, ये क्या सेट था, ये पूरा सेट क्या था, ये पूरा सेट था ए का वो हिस्सा जो कि बी के अलावा है। तो ये भी तो वही है, ए का हिस्सा जो कि बी के अलावा, यानी कि इसको भी दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, कौन कौन सा, एक डी वाला हिस्सा और एक स्टार वाला हिस्सा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि ये यही पोर्शन ये है। अब इसकी मैपिंग देखिए मैं कैसे करवाता हूँ, मैं कहूँगा ए स्टार पे मैप हो जाए। ठीक है, बाकी अब मैं कैसे मैप, ये भी एक डी न्यूमरेबल है, ये भी एक डी न्यूमरेबल है, ये भी एक डी न्यूमरेबल है, तो मैं क्या कहूँगा, बी भी एक डी न्यूमरेबल है, डी भी एक डी न्यूमरेबल है। तो दो डी न्यूमरेबल्स का यूनियन जो है वो हम एक डी न्यूमरेबल में मैप करवा सकते हैं। ठीक है, दो डी न्यूमरेबल्स का जो यूनियन है ना, वो हम एक डी न्यूमरेबल पे मैप करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, ये आपके सामने फोटो में लिखा हुआ है, यानी कि ये तो डायरेक्ट इस पे आ गया, और ये दो डी न्यूमरेबल का यूनियन हमने एक डी न्यूमरेबल पे मैप करवा देना है। कैसे करवाना है ये आप देखें, कैसे करवाना है ये आप देखें। यानी कि असल में देखें ना, इनको पहले मैं लिख देता हूँ, यानी कि इसके एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इसके एलिमेंट आ जाएंगे B1 B2 B3 सोन, ये वाले एलिमेंट्स आ गए। और कौन से आ जाएंगे इसमें, D1 D2 D3 ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। और इसके अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसके अंदर डी वाले एलिमेंट आ जाएंगे, D1 D2 D3 ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इनकी मैपिंग देखिएगा मैं कैसे करवाता हूँ। जब x की वैल्यू क्या है, b है, अब ये देखें, जब x की वैल्यू क्या है, तो ये मैपिंग मैंने इस तरह करवा दी, जब x की वैल्यू बी एन है, क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, बी एन है, बी एन है, यानी कि जब b1 वैल्यू होगी ना तो वो D2n-1 पे जाएगा। ये देखें, B1 वैल्यू पे, यानी कि B1 वैल्यू पे, ये B1 वैल्यू जब मैं पुट करूंगा ना B1, तो किस पे जाएगा, B2n-1 वन पुट किया था, तो यानी कि जब n की वैल्यू 1 रखूंगा ना 1, तो B1 किस पे जाएगा, दो एक बार 2 माइनस एक, यानी कि दो में से एक निकाला एक, तो ये D1 पे जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये B1 D1 पे जाएगा, B1 चला गया D1 पे। अब मैं अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये दो बार 4 माइनस एक, B2 जो है वो D3 पे चला जाएगा। अब जब n की वैल्यू मैं
अब देखें सोन चलता जा रहा है, ठीक है। जब n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, जब n की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा 3, तो b3 किस पे जाएगा, वो जाएगा d5 पे, यानी कि ये इस पे चला गया। जब n की वैल्यू में रखूंगा 4, ठीक है, तो b4 किस पे जाएगा, b4 जाएगा d7 पे, सोन ये चीज़ चलती है। और अगर इसकी बात करें तो d1 रखूंगा तो ये d2 पे जाएगा, d1 d2 पे जाएगा। n की वैल्यू में रखूंगा यहाँ पे 2, तो d2 जाएगा d4 पे, d3 जाएगा d6 पे। अगर आप देखें तो इसका हर एक एलिमेंट इसके साथ कोरिस्पॉन्ड हो रहा है। कैसे हो रहा है, मैंने इसको इवन और ओड के हिसाब से तोड़ दिया, यानी कि ये जो b1 b2 है ये ओड वालों पे जाएगा, और ये जो d1 d2 d3 है ये इवन वालों पे जाएगा, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो आप इसको 1 1 2 2 ऑन टू प्रूव कर सकते हैं, ये मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। मैं फिर आपको कर देता हूँ 1 1 ऑन टू प्रूव। तो आप क्या लिखेंगे, यानी कि ये लास्ट है, देख लेते हैं वीडियो ड्यूरेशन कितनी हो गई है। तो 44 मिनट्स की हो गई है। चलिए जी मैं आपको सिखाता हूँ, यानी कि ये कैसे हम करेंगे। d2n-1 और d2n, और ये आ जाएगा इफ़ x बिलोंग्स टू a स्टार, और यहाँ पे आप लिख लें इफ़ x जो है वो bn हो, और इफ़ x जो है क्या हो, ये dn हो। सबसे पहले आप देखें कि इसमें 3 केसेस बनते हैं, यानी कि f ऑफ x जब x के इक्वल होगा, f ऑफ x जब d2n-1 होगा, और f ऑफ x जब क्या होगा, d2n होगा, ठीक है। इसके लिए अब आपको पता है इसके लिए डोमेन ये है। अच्छा ये तो आप कर ही लेंगे ना, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन को हमने कितनी दफ़ा साबित करवाया है कि ये भाई 1 1 ऑन टू है, ठीक है। इसको 1 1 ऑन टू आप कर लेंगे, 1 1 ऑन टू आप कर लेंगे। इस इन दोनों का मैं करवा देता हूँ, एक मैं करवा देता हूँ, एक ये मुश्किल वाला मैं करवा देता हूँ, आसान वाला आप खुद करेंगे। आप क्या करेंगे, इसके हिसाब से अगर फंक्शन देखें ना, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, तो अगर आप देखें तो मैं बी वाली कीमतें पुट कर रहा हूँ, कौन सी बी वाली, तो इसका मतलब ये फंक्शन बी से लेके कहाँ तक डिफाइन है, ये डी वाले एलिमेंट्स तक, ठीक है, यानी कि डी वाले एलिमेंट्स तक। अब आप क्या लिखेंगे, आपको पता है कि इसके लिए ना मुझे सिर्फ इससे गर्ज है, आपको पता है 1 1 के लिए डोमेन को लेके चलते हैं, डोमेन के कौन से एलिमेंट है, बी वाले एलिमेंट है, ठीक है। डोमेन के कौन से एलिमेंट है, बी वाले एलिमेंट है। असल में आप लिखेंगे कि जब f के अंदर मैं bn पुट करता हूँ, तो उस वक्त आ रहा है d2n-1, ठीक है। जब x इसके इक्वल है ना, तो देखिए x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप कहेंगे कि फॉर एनी bn1 और bn2 बिलोंग्स टू कहाँ से, या आप कह लें इनके लिए, तो फिर हमारे पास लेट कर लेंगे, लेट क्या, f ऑफ bn1 इक्वल टू f ऑफ bn2। इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे dn1-1 आ जाएगा, d2n1-1, और यहाँ पे आ जाएगा dn2-1 आ जाएगा। अब ये देखें, दो एलिमेंट्स अगर एक सेट के आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो उनके सबस्क्रिप्ट भी आपस में लाजमी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा dn1-1 इज इक्वल टू dn2-1, यहाँ से 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2n1 इज इक्वल टू 2n2। ये 2 2 से कैंसिल हुआ, n1 आ गया n2 का इक्वल। अब ये इक्वल आ गया, तो आप कहेंगे कि bn1, अब n1 किसके इक्वल है, n2 के, तो bn2 के इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली चीज़ें आपस में इक्वल आ गई जो हमने आर्बिट्रेरी ली थी। तो f इज़ 1 1 हो गया। ये अब आप खुद करेंगे, ठीक हो गया, ये अब आप खुद करेंगे। और इसका ऑन टू के लिए आपको मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ। आप क्या लिखेंगे, फार आल नहीं, बल्कि क्योंकि इसके रेंज को भी तोड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि इसके लिए, ठीक है, यानी कि इस एलिमेंट्स के लिए, यानी कि आप लिखेंगे d2n-1 बिलोंग्स टू, और डी के लिए देयर एग्जिस्ट है, इसके लिए कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसके लिए इस रेंज के लिए ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है, x इज इक्वल टू बी एन वाली। आप लिखेंगे बी एन बिलोंग्स टू बी सच दैट कि आप लिखेंगे f ऑफ x या f ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि x इज इक्वल टू बी एन बिलोंग्स टू बी एन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू d2n-1, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इस तरह बन जाएगा, आप लिख देंगे f इज ऑन टू। इसी तरह इसको ऑन टू प्रूव कर लेंगे 2n वाले को, इसी तरह आइडेंटिटी वाला भी आप प्रूव कर लेंगे। तो आप लिखेंगे f जो हमारे पास फंक्शन आया वो क्या आया, a क्रॉस बी, ए से लेके ए क्रॉस बी तक आया, जो कि क्या हो गया, इज डी न्यूमरेबल हो गया। इसका मतलब ए इज इक्विवेलेंस टू दिस, और आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत कह सकते हैं कि फिर ये इसके इक्विवेलेंस हो गया। ये चीज़ हमने साबित करनी थी, ठीक हो गया। तो ये अब आप कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी, किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इससे कल नेक्स्ट हम लेक्चर में शुरू करेंगे कार्डिनल नंबर्स को। इस बच्चे का यहाँ तो कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।